जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। तो गाइस एक बार फिर हम लेके हाजिर है विषय विज्ञान का कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों का, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है, तो वो पौधा कौन सा है? घटपर्णी कहलाता है। कौन सा याद रखोगे? घटपर्णी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं ऑप्शन रदनक, चवर्णक, कृंतक या अग्रचवर्णक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीरने और फाड़ने वाले दांत आपके रदनक कहलाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बी वाला, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो ये आपकी होती है आवर्ती गति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये आपका है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे जल। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खालिस्तान कहलाते। तो यहाँ पे लिख दोगे आप विल्ली। ठीक है, विल्ली लिख दोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग लिखोगे थर्मामीटर। क्या आ जाएगा? थर्मामीटर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आप इसमें लिखोगे लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पे ये रहे आप लोगों के अगले क्वेश्चन। ओके, तो इनका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ सारा का सारा। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल को जो है शेयर नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अधिक से अधिक कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले जो पेपर है अधिक से अधिक मिले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। वीडियो देख लेते हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है। चलिए तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग, सहजीवी में संबंध किसे कहते हैं? क्या पूछा है? सहजीवी में संबंध किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जब दो अलग अलग जीव एक दूसरे का समर्थन करके अपना जीवन जारी रखते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण में इसका आ जाएगा लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वें नंबर का, आमाशय की संरचना कैसी होती? तो आमाशय का आकार जो है वो थैलीनुमा होता है। कैसा होता है? थैलीनुमा होता है। बढ़ेंगे इसका अगला, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखोगे आप, क्षारक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कोष्टक में OH- का स्त्राव करता है। क्षारकों का pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण में लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? तो उत्तर लिखोगे, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि पसीने में उपस्थित लवण जैसे सोडियम क्लोराइड जब वाष्पित होते हैं तो वे कपड़े पर जमा हो जाते हैं और सफ़ेद धब्बे बनाते हैं। इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर के प्रश्न नंबर 15, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन के प्रकार निम्नलिखित है। उत्तर में लिखोगे, पहला अलैंगिक, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा विखंडन और बीज और कली का जनन। तो इतने होते हैं प्रकार। चलिए
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमस किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो ह्यूमस एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से बनता है। यह एक गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है और मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है या आरामदायक क्यों है। तो इसका उत्तर देखिएगा, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं जिससे शरीर को कम गर्मी लगती है। ठीक है, गर्मियों में। चलिए और बात करते हैं सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है। क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आप लोगों के सामने। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल या क्षार को निष्क्रिय किया जा सके जिससे जलाशयों के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। दूसरा पॉइंट, अपशिष्ट में उपस्थित विषाक्त पदार्थ को हटाया जा सके जिससे जलाशय के जल में विषाक्तता न बढ़े। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, परागकण किसे कहते हैं। परागण के प्रकार को लिखिए। तो परागण एक प्रकार का जैविक कण है जो पौधों के पुष्पों में उत्पन्न होता है। यह कण पौधों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह परागण की प्रक्रिया में शामिल होता है। चलिए इसके प्रकार है स्वपरागन, परपरागन, मध्यस्थ परागन, वायु परागन और जल परागन। क्वेश्चन नंबर 20, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, रैखिक गति और वृत्तीय गति दो प्रकार की गतियाँ हैं जो वस्तुओं की गति को वर्णित करती है। पहला रैखिक गति। रैखिक गति में वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। इसमें वस्तु की गति की दिशा और गति की दर नियत रहती है। उदाहरण, एक गाड़ी सड़क पर चलती है। अगला देखते हैं हम लोग वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त सर्कल में गति करती है, राउंड लगाती है। ठीक है, इसमें वस्तु की गति की दिशा और गति की दर नियत नहीं रहती है। ठीक है, बल्कि यह वस्तु की केंद्रीय दिशा में बदलती रहती है। उदाहरण के लिए एक चक्की का घूमना, आटा चक्की का देखा होगा आपने। ठीक है, चलिए अगला देखते, पेड़ों का महत्व लिखने के लिए आया है 21 नंबर पे। तो सिंपल सा है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का स्त्राव करते हैं पौधे, यानी ऑक्सीजन देते हैं हमें। वायु प्रदूषण को कम करते पौधे, जल चक्र को बनाए रखते हैं, मिट्टी का क्षरण रोकते पौधे, जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन है, आपंक क्या है। शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपंक एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों तथा तनों से निकलता है। यह एक चिपचिपा और गाढ़ा तरल होता है जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और रोगों से बचाता है। शुष्क आपंक का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, चिकित्सा, कॉस्मेटिक, कृषि, आहार पूरक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण। प्रश्न नंबर 23। ओके, ए में पूछा है प्रश्न, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र लिखना है। और बी में लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ओके, किन कारणों से लगता है तो जंग। चलिए तो ए का देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। ये आपको लिखना पड़ेगा, 4Fe जिसको लोहा कहते हैं, प्लस 3O2 ऑक्सीजन कहते हैं, प्लस 6H2O पानी, और ये आपका डैश 4FeOH3। ठीक है, लोहे का हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, वही पूछा है। उसके बाद बी, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है, पानी की उपस्थिति में जंग लगता है, नमी अगर है तो वहाँ भी जंग लगेगा लोहे को, तापमान और लोहे की सतह पर खरोंच या दरार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24,
जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक है? जाइलम पौधों के वास्कुलर टिश्यू में से एक है जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। जाइलम के मुख्य कार्य पानी और खनिजों का परिवहन करना, पौधों की वृद्धि और विकास करना, पौधों की संरचना में सहायक। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 25, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए और चित्र भी बनाइए। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है कि जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रभावित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करता है। उदाहरण की बात कर लेते, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। डायग्राम ये आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। उत्तर लिखोगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, डैश करके लिखोगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसमें सेकेंड में प्रतिबिंब की दिशा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की दिशा के विपरीत होता है, आभासी वस्तु की दिशा में होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति। वास्तविक प्रतिबिंब एक वास्तविक वस्तु की तरह प्रतीत होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब एक आभासी वस्तु की तरह प्रतीत होता है जो वास्तव में नहीं होता है। तो गाइस यह थे आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया गया है। नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू साथियों।